हेलो एवरीवन। सो स्काई गोल्ड का Q1 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट हमने डिस्कस किया था अभी, काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे। कुछ र्यूमर्स थे इनके नंबर्स को लेकर के, उसको हमने अच्छे से समझा। अभी देखेंगे कॉन कॉल में कैसी कमेंट्री है मैनेजमेंट की। कुछ बहुत अच्छी इंसाइट्स इन्होंने शेयर करी है अपने बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करती है, ग्रॉस मार्जिन इबिट्टा मार्जिन कैसे वर्क करते हैं कंपनी के, एंड आगे का कैसा आउटलुक लगता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो इनके नंबर्स वगैरह हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। कॉनकॉल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। इनके मैनेजमेंट का विजन है कि स्काई गोल्ड को अगले कुछ सालों में इनको इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर बनाना है अपने सेगमेंट के अंदर। तो स्काई गोल्ड का सेगमेंट क्या है मेनली आज के टाइम पे? तो पहले तो ये कंपनी वॉल्यूम पे ज्यादा फोकस करती थी, जो जेनेरिक डिजाइन होते हैं उन पे ज्यादा फोकस होता था मैनेजमेंट का। लेकिन इनका कहना है कि अभी हमने टोटली ट्रांजिशन कर दिया अपने मॉडल को, और लाइट वेट ज्वेलरीज की तरफ मेन फोकस है स्काई गोल्ड का। प्लस अगर आप करंट टाइम में देखो तो इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि जब गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो कंज्यूमर्स की अफोर्डेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप स्काई गोल्ड के जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं उनको उनकी भी स्ट्रैटेजी देखोगे, चाहे कल्याण ज्वेलर्स हो, टाइटन हो, या आपका PN गडगिल है, सनको है, ये हर एक रिटेल ज्वेलर जो है वो आज के टाइम पे अपना फोकस कर रहा है लाइट वेट ज्वेलरी ब्रांड के ऊपर। जैसे कल्याण एक्सपेंशन कर रहा है अपने कैंडीज ब्रांड का, सेनको को आप देखोगे तो वो सैनीज को एक्सपैंड कर रहा है, PN गडगिल ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया अपना लाइट वेट बाय PNG करके, और टाइटन का फोकस है कैरेट लेन और मिया के एक्सपेंशन के ऊपर। तो हर एक रिटेल ज्वेलर भी जो है वो लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ फोकस कर रहा है, बिकॉज एक तो अफोर्डेबल है, प्लस ट्रेंडी डिजाइन हैं फैशन के लिए, जो जनरेशन, जो यंगर जनरेशन उसको वेयर करती है, वहां से काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। सो स्काई गोल्ड ने भी इसके अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो क्रिएट करी है लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर। देन गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री में ऑफकोर्स लास्ट 5-7 ईयर्स में बहुत फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिला है हमको। अब जनरली तो इसका जो क्रेडिट है वो सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरफ जो मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है वो एक सबसे बड़ा रीजन है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैनेजमेंट का कहना है कि गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो जो यंगर जनरेशन गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं मानती थी, अब उनका भी एक तरीके से कन्विक्शन काफी स्ट्रांग बन गया है गोल्ड के ऊपर, गोल्ड एज एन एसेट क्लास। तो ज्वेलरी लोग परचेज कर रहे हैं, मतलब जो नीड है, फैमिली में कोई ओकेशन है उसके लिए तो परचेज कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनका ये भी माइंडसेट है कि हमको प्राइस एप्रिसिएशन भी देगा, जो उन्होंने लास्ट 3-4 ईयर्स में गोल्ड के प्राइसेस में इतना ज्यादा ग्रोथ देखा है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तीसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आई डोंट थिंक कि इससे पहले किसी मैनेजमेंट ने इतना ज्यादा डिस्कस किया है कॉन कॉल में, सो उनका कहना है कि अगर आप हमारी कंट्री में वुमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन देखोगे तो वो बहुत ज्यादा ग्रो किया है लास्ट 5-7-8 ईयर्स के अंदर, एंड वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है गोल्ड ज्वेलरी में इतनी अच्छी ग्रोथ का। बिकॉज ट्रेडिशनली प्राइमरली जो बाइंग होती थी ज्वेलरी की, वो 2-3 रीजन की वजह से होती थी। या तो आपकी फैमिली में कोई वेडिंग होगा, या कोई ऐसा स्पेशल ओकेशन होगा, या फेस्टिवल्स होंगे, या फिर जो एक हाउस होल्ड में जो मैन होता है वो अगर अपनी वाइफ को या किसी को फैमिली मेंबर को गिफ्ट दे रहा है, तो मेनली इस पर्पज से ही गोल्ड ज्वेलरी परचेज की जाती थी। लेकिन वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो लास्ट कुछ ईयर्स में इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, इससे जो वर्किंग वुमेन है वो इसको फैशन के लिए, कैजुअल वेयर के लिए, एंड आपका सोशल मीडिया से आपको सब कुछ पता चलता है कि किस कंट्री में कौन से लेटेस्ट डिजाइन चल रहे हैं, तो उससे भी आपका एस्पिरेशन इंक्रीज होता है। सो वो एक और बड़ा रीजन है कि क्यों ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है हमको। क्योंकि अब ये सिर्फ ओकेशनल बाइंग नहीं है कि फेस्टिवल होगा या वेडिंग होगी उसी के लिए होगा, आपकी जो फैशन, एक तरीके का फैशन एसेसरी बन गया आज के टाइम पे। इनफैक्ट ये वाली चीज आप दूसरे इंडस्ट्रीज में भी देख सकते हो। जैसे अगर हम फैशन वेयर इंडस्ट्री देखें तो वहां पे कितने सारे ऐसे ब्रांड्स आए हैं आपके जो वुमेन स्पेसिफिक हैं। अगर कोई शर्ट बना रहा है तो सिर्फ वुमेन के लिए बना रहा है, जीन्स बना रहा है तो सिर्फ वुमेन के लिए बना रहा है, और उसका ग्रोथ आप देखोगे तो काफी अच्छा रहा है। देन सेम आप देखोगे मेकअप इंडस्ट्री के अंदर, लास्ट 5-7-10 ईयर्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज आई है, $1 बिलियन डॉलर कंपनीज बनी है, और उनके फाउंडर्स भी वुमेन है। इनफैक्ट इनके इस इनसाइट के बाद मैंने थोड़ा और फर्दर रिसर्च किया तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी इस चीज को सपोर्ट करता है। तो अगर आप देखोगे हमारे कंट्री में 2017-18 में जो वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन था वो सिर्फ 22% के आसपास था। 23-24 में ये 40% हो गया, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। इनफैक्ट अगर आप जो लेबर फीमेल पार्टिसिपेशन की जो हम बात करते हैं वो उस टाइम पे 23% था, अब ऑलमोस्ट 44% है। सो क्या हो रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, और रूरल एरिया में तो और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि वर्कफोर्स तो बढ़ा ही है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में अगर आप ग्रोथ देखोगे तो वो और भी ज्यादा है। इनफैक्ट AIF जो होता है आपका अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, सो ऑलमोस्ट 3100 करोड़ का कॉर्पस जो है वो ऐसे स्टार्टअप्स में लगाए, 149-150 ऐसे स्टार्टअप्स में लगाए जिनके जो फाउंडर हैं वो वुमेन है।
तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये क्यूमुलेटिव फैक्टर्स है जिसकी वजह से ज्वेलरी इंडस्ट्री में इतनी सॉलिड, इतनी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको देखने को मिली है लास्ट 5-7 ईयर्स के अंदर। और अभी ये स्टार्ट हुआ है, अभी अगला 10-15 साल तो ये कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज अब तो लोगों के बीच में ब्रांड को लेकर के एस्पिरेशन है। अभी तो ये मार्केट शेयर शिफ्ट हुआ है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ। अब ब्रांड की ग्रोथ के ऊपर अगला 5-7-10 ईयर्स में एक अच्छा डिमांड देखने को मिलेगा हमको। सो ये सारी चीजें हुई हैं। देन इंडस्ट्री के लिए भी एक इन्होंने काफी अच्छा ट्रेंड शेयर किया, ये हमने सैनको के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस अभी काफी इंक्रीज हो गए हैं, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है 18 कैरेट और 14 कैरेट की तरफ। प्लस इंडस्ट्री अपने आप को प्रिपेयर कर रही है 9 कैरेट ज्वेलरी के लिए भी। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से भी एक वो मैंडेटरी कर दिया गया है कि BIS हॉल मार्किंग जो है वो 9 कैरेट के लिए भी अब मैंडेटरी है। अब ये अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए और ज्यादा नेगेटिव है, बिकॉज वो मार्केट शेयर लूज करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए और ज्यादा अच्छा है, वो उस एरिया में भी मार्केट शेयर गेन करना स्टार्ट कर देंगे। सो ये सारे चीजें चल रही हैं इंडस्ट्री में। देन क्लाइंट ऑनबोर्डिंग की बात करें तो रिलायंस के साथ में इनका काफी टाइम से डिस्कशन चल रहा था, फाइनली उनको इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया है। देन PMJ ज्वेलरी हैदराबाद की कंपनी है, उनको इन्होंने ऑनबोर्ड किया है। काला मंदिर एक और रिटेल स्पेस के अंदर, रिटेल ज्वेलरी स्पेस के अंदर एक बड़ा ब्रांड है, उसको भी इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि न्यू क्लाइंट एक्विजिशन तो चलता रहेगा, लेकिन प्राइमरली जो हमारा ग्रोथ देखोगे आप नियर टू मीडियम टर्म के अंदर, वो आएगा एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, एग्जिस्टिंग क्लाइंट का वॉलेट शेयर गेन करके। सो वॉलेट शेयर गेन करने का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर कोई क्लाइंट इनसे अपनी टोटल इन्वेंट्री का सिर्फ 100 करोड़ लेता है, कल को चल के वो जब 150 करोड़ लेगा तो वो हो गया आपका वॉलेट शेयर गेन करना, यानी एक क्लाइंट का आप डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हो अपने ऊपर। तो मेन जो ग्रोथ है इनका वो इस चीज से आएगा। देन एडवांस गोल्ड, जो गोल्ड मेटल है, मतलब वो जॉब वर्क वाला डिवीजन, उसका ग्रोथ भी अच्छा है। लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 4% वॉल्यूम आया था उससे, इस क्वार्टर में वो 5% हो गया, तो सिक्वेंशियली एक अच्छा अपटिक देखने को मिला है उसमें। गोल्ड मेटल लोन की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर इनका टारगेट था वैसे कि 70-80% तक लेके जाएंगे, बट एक बैंक के साथ में इनका कुछ इश्यू हुआ, आई थिंक ICICI बैंक के साथ में, तो बाद में वहां पे GML कंपनी इंक्रीज नहीं कर पाई, अपने उस गाइडेंस को फुलफिल नहीं कर पाई। इस साल के लिए अब ये टारगेट कर रहे हैं, 3 बैंक्स के साथ में कंपनी काम कर रही है, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और आपका आई थिंक करूर व्यासा बैंक है शायद से। इन तीनों बैंक के साथ में कंपनी GML के लिए काम कर रही है, और सेम टारगेट है इनका कि 70 से 75% लेके जाएंगे GML को बाय द एंड ऑफ FY26। तो जैसे जैसे आपका GML बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता जाएगा। GML के भी जो इंटरेस्ट रेट थे वो बीच में काफी इंक्रीज हो गए थे, 6-7% तक चले गए थे, अभी वो वापस से कूल ऑफ होकर 4% पे आ गया, तो ये भी अच्छी चीज है। देन वॉल्यूम ग्रोथ अगर हम देखें स्काई गोल्ड का, तो 30% का वॉल्यूम ग्रोथ है कंपनी का कंसोलिडेटेड लेवल पे। ऑलमोस्ट 456 kg पर मंथ का इनका वॉल्यूम रहा है, एवरेज वॉल्यूम रहा है Q1 के अंदर। एक्सपोर्ट का सेल बहुत अच्छा रहा है, 12% का कंट्रीब्यूशन आया एक्सपोर्ट से। लास्ट ईयर 8% था, अभी 12% है। अगले साल का इनका टारगेट है कि इसको 25% करना है ऑफ टोटल सेल्स, तो उस डायरेक्शन में कंपनी मूव कर रही है। देन ग्रॉस मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। लास्ट ईयर इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन 6.5% थे, अभी 8% के ग्रॉस मार्जिन है। तो ग्रॉस मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, इबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, और उसका रिजल्ट में हमको पैट में भी दिख रहा है। पैट मार्जिन भी कंपनी के कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में इंप्रूव हो रहे हैं। देन 18 कैरेट अगर आप वॉल्यूम टर्म में देखोगे तो पहले इनके लिए 4% कंट्रीब्यूट करता था, अब 7% जो वॉल्यूम है कंपनी का वो 18 कैरेट से आता है। प्लस कंपनी 22 कैरेट में भी लाइट वेट ज्वेलरी की जो डिजाइन होते हैं उसको इन्होंने लॉन्च किया है, तो वो भी कंपनी के लिए अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। फ्यूचर गाइडेंस की अगर हम बात करें तो सेम है, इस साल का टारगेट है इनका 5400 करोड़ का रेवेन्यू करना है इनको FY26 के अंदर, और FY27 में 7600 करोड़ का रेवेन्यू, 75 नहीं 76, 7500 करोड़ कंपनी का पहले का गाइडेंस था, उसको इन्होंने लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज कर दिया 100 करोड़ से, तो 7600 करोड़ का टारगेट है बाय द एंड ऑफ FY27। प्लस एक और अच्छा गाइडेंस दिया है इन्होंने वर्किंग कैपिटल को लेकर के, बिकॉज इनका करंट वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो 70 से 80 डेज है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 तक हमारा वर्किंग कैपिटल डेज 52 से 55 डेज में आ जाएगा, तो ये भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में ग्रोथ तो आएगा, लेकिन फंडामेंटली भी बिजनेस और स्ट्रेंथन होता जाएगा, फंडामेंटल्स कंपनी के और इंप्रूव होते जाएंगे, तो ये भी एक अच्छा गाइडेंस दिया है इन्होंने। फिर अभी इंडिया यूके की ट्रेड डील हुई है, फ्री ट्रेड जो डील है वो इंडिया यूके के बीच में हुआ है, तो क्या स्काई गोल्ड वहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देख रहा है? मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे जो डिजाइन हैं वो स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज के लिए हैं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ की जो पॉपुलेशन है इनको ज्यादा ये केटर करता है, मिडिल ईस्ट, आपका दुबई, UAE वगैरह। तो अभी आई मीन यूके को एक्सपेंशन में कंपनी का कोई प्लान नहीं है, आगे चल के अगर होगा तो ऑफकोर्स उसको एक्सप्लोर करेगी।
फिर एक कंपनी इन्होंने जो अभी एक्वायर करी है रिसेंटली, गना एंड गोल्ड करके, उसका एक्विजिशन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 7 से 10 डेज का टाइम अभी और लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसका चल रहा है, तो 7-10 डेज में उसका एक्विजिशन पूरा ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा। देन इनका वॉल्यूम का ग्रोथ का टारगेट है इस साल का 650 केजी से 700 केजी। Q1 में कितना किया है? 456 केजी। तो क्या कंपनी उस गाइडेंस को अचीव कर पाएगी? मैनेजमेंट का कहना है कि बिल्कुल हम कर लेंगे। Q1 वैसे भी जनरली थोड़ा सा वीक क्वार्टर रहता है, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नहीं होता है। Q2 से आपको डिमांड में पिकअप देखना स्टार्ट मिलेगा। तो इनका टारगेट है Q2 में हमारा जो वॉल्यूम है वो 456 केजी से 580 केजी हो जाएगा। Q3 में ये 630 केजी होगा और Q4 में 650 केजी हम कर लेंगे। तो एक पूरा क्वार्टरली गाइडेंस दिया है इन्होंने कि हर एक क्वार्टर में कितना वॉल्यूम ये टारगेट कर रहे हैं। देन अगर हम इनका सेल्स मिक्स देखें कैरेट वाइज, तो जो 22 कैरेट है अभी भी सबसे ज्यादा सेल्स उसी से आती है, 87%। 18 कैरेट से सेल्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, पिछले साल 4% था, अब 7% आया है। और अगर आप जॉब वर्क की बात करोगे, वो जो एडवांस में दूसरी कंपनी जिनको गोल्ड देती है, उससे 5% का रेवेन्यू आता है। बाकी 0.7 से 1% कंपनी का रेवेन्यू आया है स्टड ज्वेलरी से, डायमंड ज्वेलरी से। वो अभी आई थिंक इन्होंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है, तभी इनका नाम भी चेंज हुआ। पहले स्काई गोल्ड था, अब स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स है, बिकॉज पहले ये डायमंड ज्वेलरी नहीं बनाते थे, तो डायमंड ज्वेलरी में इन्होंने अभी रिसेंटली एंटर किया है कुछ टाइम पहले। देन क्या ये जो जॉब वर्क वाला इनका टारगेट है कि आगे चल के इसको 15% 30% तक लेके जाना है, तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है उस चीज के ऊपर। मैनेजमेंट कह रही है कि अगर आप इसका ट्रैक्शन देखोगे तो वो उसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ 2% वॉल्यूम आता था, आज के टाइम पे 5% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इनका गाइडेंस है कि FY26 में जॉब वर्क, FY26 के एंड तक जॉब वर्क जो है इनका टोटल वॉल्यूम में वो 7.5% कंट्रीब्यूट करने लगेगा। तो उसका गाइडेंस भी अच्छा दिया है कंपनी ने। देन GML का तो हमने वो डिस्कस कर ही लिया, 70-75% टारगेट कर रही है। इन रिसीवेबल्स डेज, सो जब हमने Q4 में इनको डिस्कस किया था, कंपनी के रिसीवेबल्स बहुत इंक्रीज हो गए थे, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा रिसीवेबल्स हो गए थे। और वो एक बड़ा रीजन था कि कंपनी का कैश फ्लो क्यों फिर से नेगेटिव हुआ इस साल के अंदर। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी अगर आप इनका रिसीवेबल डेज देखोगे तो 32 डेज हो गया है। जब हमने Q4 में डिस्कस किया था तब 47-46 डेज के आसपास था। इनका जो नॉर्मलाइज रिसीवेबल डेज है वो 25-26 होता है। तो सडनली Q4 में क्यों इतना इंक्रीज हो गया था? बिकॉज आपका अक्षय तृतीया इस बार एक तो 10 डेज पहले था, तो जितने भी ये जो रिटेल ज्वेलर्स होते हैं वो एडवांस में प्लान करते हैं, तो उन्होंने Q4 में ही परचेजिंग शुरू कर दी थी अपना अक्षय तृतीया के डिमांड को लेकर के। लेकिन मार्च के टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस सडनली बहुत इंक्रीज हो गए थे, तो कहीं पे भी उसकी वजह से डिमांड पे इंपैक्ट ना पड़े, इसीलिए स्काई गोल्ड ने खुद से अपने क्लाइंट्स को एक तरीके से रिलीफ दिया था पेमेंट टर्म्स में, कि पेमेंट आप हमको थोड़ा सा डिले कर देना, लेकिन अभी आप जो अक्षय तृतीया के लिए गोल्ड ज्वेलरी वगैरह चाहिए उसको आप परचेज कर सकते हो। तो उस टाइम पे कुछ डेज के लिए इनका रिसीवेबल डे सडनली इंक्रीज हो गया था। मैनेजमेंट कह रहा है अब अगर आप देखोगे तो वो 40 से सीधे 32 डेज में आ गया है। और इनका गाइडेंस है कि इस ईयर के एंड तक, मतलब FY26 के एंड तक ये वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा, 25 से 26 डेज में आ जाएगा। देन कंपनी जो ग्रोथ का टारगेट दे रही है रेवेन्यू का 5400 करोड़ इस साल, 7600 करोड़ अगले साल, तो ये किस बेसिस पे मेनली दे रही है? मैनेजमेंट का कहना है कि मेन जो हमारा ग्रोथ जिसके ऊपर हम बैट कर रहे हैं वो है हमारे क्लाइंट्स का एक्सपेंशन। तो रिटेल ज्वेलर्स जितने भी इनके क्लाइंट्स हैं, कंपनी कह रही है ऑन एन एवरेज हर एक क्लाइंट हमारा स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है। कोई क्लाइंट 50 स्टोर ऐड कर रहा है, कोई क्लाइंट 70 स्टोर ऐड कर रहा है, कोई क्लाइंट 80 स्टोर ऐड कर रहा है। हर एक क्लाइंट का स्टोर एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिव चल रहा है, और अगले 2 साल में हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं क्यूमुलेटिवली 2500 स्टोर्स ऐड करने को देख रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंस हैं कि इवन दो हम उनका वॉलेट शेयर गेन ना भी करें, इसका मतलब क्या है, वॉलेट शेयर गेन ना करें यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट आज अपने टोटल इन्वेंट्री का 7% स्काई गोल्ड से लेता है, तो कंपनी कह रही है कि हम वो 7 से 8% नहीं भी होगा, फिर भी क्योंकि उसका टोटल स्टोर एक्सपेंशन बढ़ेगा, आज वो 100 स्टोर्स पे है, कल को वो 150 पे जाएगा, तो उसके लिए भी तो उसको इन्वेंट्री चाहिए होगा, तो और 7% हमसे परचेज करेगा। तो उसी के बेसिस पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये रेवेन्यू ग्रोथ ही अचीव कर लेंगे। और अभी तक का जो एक्सपेंशन प्लान आप सारे रिटेल ज्वेलर्स का भी देखोगे, चाहे कल्याण हो, गडगिल हो, सेनको हो, ये तो लिस्टेड स्पेस के अंदर है, सबका ऑन ट्रैक है और ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी इसी के ऊपर बेट कर रही है कि ग्रोथ वगैरह हमारा ऑन ट्रैक रहेगा। देन आदित्य बिरला का जो इंदिरा ज्वेलरी का जो ब्रांड है वो तो और भी ज्यादा एग्रेसिव है, उनके अभी अराउंड 15-18 स्टोर्स हैं
और वो कह रहे हैं 18 मंथ्स के अंदर हम इसको 100 स्टोर्स तक लेके जाएंगे। तो आदित्य बिरला भी काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। रिलायंस को भी अभी इन्होंने रिसेंटली ऑनबोर्ड किया है, उसके भी काफी एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन प्लान है। और भी जो कई थोड़े थोड़े वो रीजनल प्लेयर होते हैं जिनका 5 स्टोर है, 10 स्टोर है, वो भी टारगेट कर रहे हैं 15 लेके जाएंगे, 20 लेके जाएंगे। बिकॉज जब ओवरऑल ज्वेलरी इंडस्ट्री का ग्रोथ एस्टिमेटेड है कि 15-16% पे रहेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में, तो वो कैसे करेगा? स्टोर एक्सपैंड करेंगे ये सारी कंपनीज, तो वहीं से ग्रोथ आएगा। वहीं से तो आप मार्केट शेयर गेन करना स्टार्ट करोगे ना अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का, जिनके पास अभी भी ऑलमोस्ट 60% 65% मार्केट शेयर है। तो इनके क्लाइंट्स ग्रो करेंगे और उसका एडवांटेज स्काई गोल्ड को आएगा, तो उसके ऊपर कंपनी बेट कर रही है। प्लस एक और स्ट्रेटेजी इन्होंने शेयर करी है। इनका कहना है कि ये तो सारे बड़े क्लाइंट्स हैं हमारे, इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट्स में या इवन सिटी में भी कई ऐसे ज्वेलर होते हैं जिनका 1 या 2 ही स्टोर है, लेकिन उनकी सेल्स अच्छी है, उनका कस्टमर ट्रैक्शन अच्छा है। तो कंपनी का अभी ये फोकस है कि उनको भी हमको ऑनबोर्ड करना है। बिकॉज कल को चल के उनमें से अगर 2-4 स्टोर भी मतलब 2-4 प्लेयर भी अगर 2-3 स्टोर से कल को 20-30 स्टोर्स पे जाते हैं, तो हमारा एक बहुत अच्छा ग्रोथ वहां से आ जाएगा। तो कंपनी उसको भी अभी ऑनबोर्ड करने को देख रही है। देन ये हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि इनका पैट मार्जिन का गाइडेंस है 4.5% का बाय द एंड ऑफ FY27। लेकिन अभी Q1 में ही कंपनी का पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 4% के आसपास हो गया, 3.9% का पैट मार्जिन है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी इसी साल 4.5% का पैट मार्जिन कर देगी? मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा गाइडेंस वही सेम रहेगा, 4.25% से लेकर के 4.5% का पैट मार्जिन हम टारगेट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ FY27। इस साल इनका कहना है पैट मार्जिन हमारा 4% के आसपास ही रहेगा। तो एक्चुअली अगर आप ये पूरा कॉन कॉल देखोगे ना, तो इनकी मैनेजमेंट इस बार थोड़ी सी ज्यादा कंजर्वेटिव साउंड करी है। मे बी इस वजह से कि मार्केट ने थोड़ा सा शायद कुछ इनके नंबर्स देख करके ज्यादा एग्रेसिव एस्टिमेट लगा लिया, एक्सपेक्टेशन लगा लिया था कंपनी से। तो मैनेजमेंट हर एक जगह पे ये चीज जो है वो खुद से बोल रहा है कि हमारा जो गाइडेंस है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। अगर आप इनके मार्जिन इंप्रूवमेंट के लीवर्स देखोगे तो बहुत सारे लीवर्स अवेलेबल है। जैसे इनका ग्रॉस मार्जिन ऑलरेडी इंप्रूव हुआ है, जॉब वर्क वाला जो डिवीजन है उसका वॉल्यूम और इंक्रीज होगा तो ग्रॉस मार्जिन और इंप्रूव होगा। कंपनी एक्सपोर्ट में जब रेवेन्यू शेयर इंक्रीज करेगी तो भी वहां से भी मार्जिन इंप्रूव होगा। GML में जब आपका इंटरेस्ट कॉस्ट सेव होगा वहां से भी आपका मार्जिन इंप्रूव होगा। तो आई मीन बहुत सारे लीवर्स हैं कंपनी के पास मार्जिन को इंप्रूव करने के, बट स्टिल मैनेजमेंट का गाइडेंस वही सेम है, 4% FY26, 4.25% और 4.5% FY27 के लिए। देन कैश फ्लो पे लेकर के मैनेजमेंट का कहना है कि 100% कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा इन FY27, मतलब FY27 के एंड में हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। इस साल कंपनी कह रही है कि 140 करोड़ का शॉर्टेज पड़ेगा हमको वर्किंग कैपिटल के लिए, तो उसको हम मैनेज करेंगे हमारी इन्वेंट्री से। बिकॉज गोल्ड जो है वो आई मीन उसको आप बिल्कुल कैश की तरह ही लिक्विड बोल सकते हो, तो उसके थ्रू कंपनी मैनेज करेगी अपना वर्किंग कैपिटल। लेकिन नेक्स्ट ईयर मैनेजमेंट कह रहा है 100% कैश फ्लो जो है हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट करेक्शन है लास्ट कॉन कॉल से। तो आई मीन जैसे हमने डिस्कस किया था, स्काई गोल्ड का टारगेट है एक्सपोर्ट में 12% से 25% जाना है, और उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, वहां के रिटेलर्स को टारगेट कर रही है, प्लस इंडियन रिटेलर जो वहां एक्सपैंड कर रहे हैं उनके थ्रू भी कंपनी अपना मार्केट शेयर गेन कर रही है। अब इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बताया था कि एक्सपोर्ट में ग्रो करने के लिए कंपनी जो है वो दुबई से गोल्ड इंपोर्ट करेगी इंडिया के अंदर, उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेगी एंड देन उसको वो सेल करेंगे। सो उस टाइम पे मुझे इस चीज का क्लैरिटी नहीं था कि ऐसा कुछ कस्टम रूल या RBI का रूल रेगुलेशन है कि अगर आप दुबई से गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हो तो एक तो आपको वो सस्ता पड़ता है, मतलब ऑलमोस्ट 10 से $15 आपको वो चीपर पड़ता है इंटरनेशनल रेट के कंपैरिजन में। तो वो गोल्ड जब आप इंपोर्ट करते हो इंडिया के अंदर, तो आप यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह डिजाइन कर सकते हो, आप उसका जॉब वर्क वाला काम यहाँ इंडिया में कर सकते हो, लेकिन इंडियन मार्केट में आप उसको सेल नहीं कर सकते बिकॉज वो रूल रेगुलेशन का वायलेशन हो जाएगा। सेम वो चीज जो हमने अभी E-पैक के केस में देखी है, जो वो उस इंडस्ट्री के अंदर जो अभी 2000 कंपनीज को जो नोटिस वगैरह गए हैं, तो उस तरीके का केस हो जाएगा। सो इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपने ज्वेलरी बना लिया, अब आपको वो वापस या तो उसी कंट्री में सेल करना है या फिर किसी भी और दूसरी कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करके सेल करना है। आप इंडियन मार्केट के अंदर उस गोल्ड को सेल नहीं कर सकते। तो स्काई गोल्ड अभी क्या कर रहा है, इन्होंने वो जो सब्सिडी बनाई है दुबई के अंदर, वो इनकी सेल्स और मार्केटिंग का काम करेगा, इनका दुबई और UAE मिडिल ईस्ट के मार्केट के लिए। सो कंपनी वहां से इंपोर्ट करेगी गोल्ड। अब इंडिया में ये सोर्स क्यों नहीं कर रहे गोल्ड, दुबई से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उसका रीजन ये है बिकॉज इंडिया में अगर आप एक्सपोर्ट के लिए गोल्ड प्रोक्योर करते हो बैंक से, तो बैंक आपको $4 से $5 का प्रीमियम चार्ज करता है। अब अगर आप स्काई गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इनके पास दो ऑप्शन है। इनको आई मीन जनरली क्या हुआ, इनका जो गोल्ड सोर्सिंग का कॉस्ट है वो $4 से $5 और एक्स्ट्रा हो गया बैंक से, इंडियन बैंक से जब ये परचेज कर रहे हैं।
अब इनके पास दो ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन, या तो ये उस प्रीमियम को खुद एब्जॉर्ब कर लें, खुद एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके मार्जिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये अपने बायर को बोले, यानी कि वहां पे जो रिटेलर्स हैं उन क्लाइंट्स को बोले कि ये $4 $5 का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इसको आप एब्जॉर्ब कर लो। बट आप लॉजिकली सोचो तो वो रिटेलर भी क्यों एब्जॉर्ब करेंगे, बिकॉज उनके पास तो वहां पे इतने सारे वेंडर्स है, वो वहां से परचेज कर सकते हैं, वो क्यों स्काई गोल्ड से परचेज करने के लिए इतना ज्यादा कॉस्ट बियर करेंगे। तो ये वाला जो मॉडल है ये आई मीन स्केलेबल नहीं है। इसीलिए स्काई गोल्ड ने ये वे फाइंड आउट किया कि गोल्ड जो है हम दुबई से इंपोर्ट करेंगे। दुबई से इंपोर्ट करने में बेनिफिट क्या है कि एक तो आपको ये $4 $5 एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, इंटरनेशनल रेट्स के कंपैरिजन में भी आपको $10 से $15 का डिस्काउंट मिलता है अगर आप दुबई, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह से इंपोर्ट कराते हो, बिकॉज दुबई आपका एक तो पोर्ट का हब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, प्लस वहां पे ये जो गोल्ड सोर्सिंग जो कंट्रीज हैं वो सारी नेबरिंग कंट्रीज है, वहां पे इसका एडवांटेज मिलता है आपको। तो $10 से $15 का डिस्काउंट मिलेगा इनको वहां से इंपोर्ट करने पे। अब यहाँ उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग करेंगे अपने मुंबई में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, लेकिन वापस सेल करेगी कंपनी वहीं पे दुबई में और मिडिल ईस्ट में जहां पे भी इनको ऑर्डर वगैरह आएगा। तो कंपनी कह रही है कि सब्सिडी इन्होंने वहां पे लॉन्च कर दिया है। 1 अगस्त या 10 अगस्त के बीच में वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा इनकी वो सब्सिडी, और फिर धीरे धीरे इनको ऑर्डर मिलना स्टार्ट होगा। तो ये सारा प्लान है इनका। देन वॉल्यूम ग्रोथ जो है कंपनी का अभी 450 केजी है, तो Q2 में सडनली 580 केजी का वॉल्यूम कंपनी कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना बड़ा ग्रोथ कैसे आएगा। सो मैनेजमेंट का कहना है कि इंडिया का इंडिया में अगर आप ज्वेलरी का डिमांड देखोगे ना तो ग्रेजुअली ही पिकअप करना स्टार्ट करता है। Q1 थोड़ा सा आपका वीक रहता है। Q2 में जैसे अभी ये आपका राखी इंडिपेंडेंस डे वगैरह होगा, यहाँ से आपका इंडिया का फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जन्माष्टमी आएगा, गणेश चतुर्थी आएगा, उसके बाद आपका नवरात्रे, धनतेरस, दिवाली, फिर वेडिंग सीजन। तो आगे का सीजन पूरा काफी स्ट्रांग है। लेकिन ये जो है ये मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर्स जो हैं वो आपका 90 डेज पहले, 90 डेज एडवांस में ज्वेलरी इन्वेंट्री प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कंपनी को जो ऑर्डर है वो भी Q2 से आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कंपनी कह रही है कि हमारा Q2 में सबसे ज्यादा ग्रोथ आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर वॉल्यूम टर्म्स में। तो अभी 450 केजी है, Q2 में हो जाएगा 580, फिर हो जाएगा 630 और उसके बाद 650 केजी। और कंपनी कह रही है कि पूरा साल ये डिमांड कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज इंडिया में अगर आप देखो तो 12 महीने कोई ना कोई ओकेशन चलता ही रहता है। ये फेस्टिवल्स अलग होते हैं, उसके अलग से आपका एनिवर्सरी होता है, मदर डे होता है, फादर्स डे होता है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इसलिए डिमांड को लेकर के हम कॉन्फिडेंट है। प्लस रिलायंस को जो अभी इन्होंने ऑनबोर्ड किया है तो उससे अभी ऑर्डर आना स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे ऑर्डर अभी Q2 में आना स्टार्ट होगा, अगस्त एंड सितंबर में, तो वो भी ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा, आदित्य बिरला अभी आदित्य बिरला को अभी इन्होंने अक्टूबर नवंबर में ऑनबोर्ड किया था, तो इनके साथ में आदित्य बिरला का पहला फेस्टिव सीजन होगा। अभी तक आदित्य बिरला से भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता है, लेकिन फेस्टिव सीजन जैसे स्टार्ट हो रहा है तो उससे भी और ज्यादा वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा कंपनी का। तो इन सारे लीवर्स के ऊपर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वॉल्यूम ग्रोथ हमारा आएगा। देन और इसमें क्या चीजें हैं डिस्कस करने को। हाँ, इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो स्काई गोल्ड की तो वही 750 केजी कैपेसिटी है, जो इन्होंने दो सब्सिडरीज ऑनबोर्ड एक्वायर करी थी, स्टार मंगलसूत्र और स्पार्कलिंग चेन, उनका 150 केजी का कैपेसिटी है। तो टोटल कैपेसिटी आज के टाइम पे स्काई गोल्ड का है 1050 केजी। लेकिन ये जो एक और एक्विजिशन इन्होंने किया है गन्ना एंड गोल्ड का, इनकी भी कैपेसिटी 150 केजी है। तो मतलब कुछ टाइम बाद जैसे ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी हो जाएगी स्काई गोल्ड की 1200 केजी पर मंथ की। तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी कंपनी की काफी ज्यादा। देन ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्काई गोल्ड रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पर ग्राम बेसिस पे करता है या फिर एक जो इन्होंने ज्वेलरी मैन्युफैक्चर कर ली उसके गोल्ड के वैल्यू के परसेंटेज के बेसिस पे करता है। तो कंपनी कह रही है हम परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करते हैं, मतलब एक ऑर्डर आया, इन्होंने ज्वेलरी वगैरह डिजाइन कर लिया, अब उसमें जितना गोल्ड टोटल लगा है उसका परसेंटेज यानी मेकिंग चार्जेस कंपनी वहां पे चार्ज करती है अपना परसेंटेज बेसिस में। सो इनका एक्सपोर्ट में एक तो जैसे हमने डिस्कस किया वहां पे मार्जिन अच्छा होता है कंपनी का 0.5%। दूसरा, 18 कैरेट के भी मार्जिन अच्छे होते हैं। और तीसरा, 22 कैरेट में भी जो कंपनी ने अभी रिसेंटली लाइट वेट ज्वेलरीज जो लॉन्च करी है उसमें भी मार्जिन बेटर होते हैं। अब 22 कैरेट में लाइट वेट ज्वेलरीज में मार्जिन कैसे बेटर होते हैं। सो 22 कैरेट में ये कंपनी क्या करती है, जो इनके पास 3D प्रिंटिंग वगैरह जो ये करते हैं उससे उसमें गोल्ड का कंटेंट ऑलमोस्ट 20% कम कर देते हैं। तो गोल्ड का वेट कम हो गया, अब उसमें जो भी कॉस्ट है वो सारी लेबर कॉस्ट है, मेकिंग चार्जेस कॉस्ट है, तो वहां से कंपनी को मार्जिन में इंप्रूवमेंट मिलता है। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ये एक्चुअली बनाया भी है और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो अगर आप इसको देखोगे, सो ये है ट्रेडिशनल 22 कैरेट वाला। अगर कंपनी इसमें बना रही है तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो तो ये पूरी की पूरी गोल्ड की कॉस्ट आ रही है,
सिर्फ कंपनी यहाँ पे मेकिंग चार्जेस ले सकती है इतना, मतलब 5% ये जनरली चार्ज करते हैं, 5 से 6% के बीच में, तो इतना कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब ये गोल्ड का वेट कम कर देंगे, 20% उसमें गोल्ड का वेट कम हो जाएगा, तो जो टोटल कॉस्ट बनेगा उस पूरी ज्वेलरी का, उसमें मेकिंग चार्जेस बढ़ जाता है। कंपनी लाइट वेट ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस बढ़ा देती है, बिकॉज उसमें ये वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। आप गोल्ड का चार्ज नहीं कर रहे हो, आप उसमें अपने मेकिंग चार्जेस कर रहे हो, अपनी डिजाइनिंग का चार्ज कर रहे हो बेसिकली। तो कंपनी उसके अंदर 1 से 1.5% का मेकिंग चार्जेस जो है वो इंक्रीज कर देती है, तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का बढ़ जाएगा, ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट कह रही है कि जब 22 कैरेट में हम ये लाइट वेट ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए मार्जिन एक्रेटिव है। 18 कैरेट में इन जनरली आपका व्हाइट गोल्ड और रोज गोल्ड यूज होता है, जिसके प्राइसिंग बेटर होते हैं, तो वो भी हमारे लिए मार्जिन एक्रेटिव है। और एक्सपोर्ट में हम सेल कर रहे हैं, वो तो वैसे ही मार्जिन एक्रेटिव है। तो ये 3 मार्जिन इंप्रूवमेंट की लीवर्स तो कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर से ही है। इसके अलावा वो हमने डिस्कस किया कि जीएमएल कंपनी करेगी तो वहां से भी पैट मार्जिन इंप्रूव होगा, बट उसके बाद भी इन्होंने कहीं पे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट का गाइडेंस नहीं दिया। इन्होंने बोला इबिट्टा मार्जिन हमारा सेम रहेगा 6.2 से 6.3%, और पैट मार्जिन हमारा वही सेम 4% FY26 में, 4.5% FY27 के एंड में। देन प्रोमोटर सेलिंग जो हुई थी उसके ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, ये हमने कमेंट बॉक्स में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी वैसे। सो मैनेजमेंट का कहना है कि 3 प्रोमोटर्स हैं, मतलब 3 ब्रदर्स हैं ये, और जब से इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है तब से इन्होंने एक बार भी स्टेक जो है वो मोनेटाइज नहीं किया है। मोनेटाइज नहीं किया है, स्टेक कम जरूर हुआ है, बिकॉज कंपनी ने QIP वगैरह रेज किया, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं, इसीलिए इक्विटी डाइल्यूट हुई है। अदरवाइज प्रोमोटर्स ने स्टेक मोनेटाइज नहीं किया इससे पहले कभी भी। सो कंपनी कह रही है इतना वैल्यू क्रिएट करने के बाद ऑफकोर्स थोड़ा पहला पर्पस तो हमारा यही था कि स्टेक हमको थोड़ा सा मोनेटाइज करना था। सो 1 पॉइंट समथिंग % तीनों ब्रदर्स ने उसको सेल करने का डिसाइड किया था। देन कुछ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के साथ में इनका डिस्कशन चल रहा था, जिन्होंने इंटेंट दिखाया था कि वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तब उनकी तरफ से एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मना कर दिया गया। अब कुछ भी इशू हो सकता है, कंप्लायंस का इशू हो सकता है उनको मार्केट की टाइमिंग अच्छी ना लगी हो सकता है वो प्राइस को लेकर के कंफर्टेबल ना हो, या वॉल्यूम को लेकर कंफर्टेबल ना हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया एंड इनको ओपन मार्केट में उसको सेल करना पड़ा। और उसके बाद इन्होंने कुछ वो जो वारंट वगैरह था उसको कन्वर्ट भी कर लिया, तो जो नेट सेल है वो टोटल 5% नहीं हुआ है, आई थिंक 3.5 या 3.67% के आसपास इन्होंने टोटल सेल किया है। सो लॉजिकली अगर आप समझो तो इसमें कुछ भी ऐसा खराब नहीं है। मैं और आप भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो पहला पर्पज यही होता है, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, रिटर्न बनेगा, रिटर्न बनने के बाद क्या करेंगे, स्टॉक को सेल करेंगे और हमारा जो एस्पिरेशन होगा उसको फुलफिल करेंगे। तो सेम वही प्रमोटर ने भी लास्ट 20 ईयर्स से कंटिन्यूसली जब बिजनेस को इतना ग्रो किया है, तो 4-5% का अगर स्टेक सेल कर दिया तो उसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है। बाकी अभी ये कह रहे हैं कि अभी नियर फ्यूचर में ऐसा और कि हमारा प्लान अभी है नहीं। देन बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। जीएमएल से कितना इनको इंप्रूवमेंट आएगा, तो अगर इनका अभी करंट अगर आप कॉस्ट देखोगे, इंटरेस्ट कॉस्ट देखोगे इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू, तो 1% से 1.2% के बीच में है। जीएमएल से 0.4 से 0.5% कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग होगा, तो जो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 1.2% से 0.6% के बीच में आएगा। इसीलिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो भी एक बड़ा लीवर है कंपनी के पैट मार्जिन में इंप्रूवमेंट का, लेकिन वही है कि मैनेजमेंट उस पर गाइडेंस दे नहीं रहा, पैट मार्जिन इन्होंने सेम रखा है गाइडेंस। रिसीवेबल्स पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लास्ट अगर हम कोई पॉइंट देखें, सारी चीजें ऑलमोस्ट डिस्कस हो गई है। हाँ, मार्केट शेयर पे। आज इनका अगर आप मार्केट शेयर देखोगे इंडिया की गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, अराउंड 1% के आसपास का मार्केट शेयर है। कंपनी कह रही है नेक्स्ट 5 से 6 ईयर्स के अंदर, मतलब बाय द एंड ऑफ 2031 हमारा मार्केट शेयर जो है वो 4 से 5% लेके जाने का एस्पिरेशन है। मतलब कोई गाइडेंस नहीं दिया इन्होंने, अपना एस्पिरेशन शेयर किया है। 4 से 5% का एस्पिरेशन है इनका मार्केट शेयर का 2031 में, यानी कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम ग्रो करेगा अगले 5-6 साल के अंदर, तो अच्छा गाइडेंस है। बाकी तो यही है, ओवरऑल कॉनकॉल हमने डिस्कस कर लिया है। ग्रोथ के नंबर्स तो वही सेम थे, ये हमको पहले भी पता था, पीपीटी में पता चल गया था। बट अगर आप कमेंट्री सुनोगे मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है वॉल्यूम ग्रोथ को लेके भी। इनको एक्चुअली में ये भी पूछा गया कि गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, डिमांड इंपैक्ट हुई है, फिर भी आप वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के कॉन्फिडेंट हो, तो मैनेजमेंट का वही रैशनल है कि जब हमारे क्लाइंट का स्टोर एक्सपेंशन कंटिन्यू चल रहा है तो नेचुरली उनको गोल्ड ज्वेलरी की तो रिक्वायरमेंट होगी, तो वहीं से हमारा ग्रोथ ड्राइव होगा। और इनके क्लाइंट्स के भी अगर आप देखोगे तो किसी ने भी ये नहीं बोल रहा है कि हम स्टोर एक्सपेंशन कम कर रहे हैं या स्टोर एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, ऑन ट्रैक सबका स्टोर एक्सपेंशन चल रहा है। और अगर कल को कोई ऐसा स्लो डाउन दिखेगा, वीकनेस दिखेगी, तो उनके नंबर्स में, उनकी कमेंट्री में भी दिख जाएगा। बट अभी तक सारी चीजें ठीक चल रही हैं।
एक चीज आई मीन मुझे डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा जो आप बोल सकते हो कि एक्सट्रीम कंजर्वेटिव लगा उस पार्ट पे मैनेजमेंट, मार्जिन वाले पार्ट पे वही, क्योंकि इतने सारे लीवर्स नजर आते हैं कि कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, पैट मार्जिन भी इंप्रूव हो सकता है, ग्रॉस मार्जिन भी इंप्रूव हो सकता है, इबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हो सकता है, ऑलरेडी इतने सारे क्वार्टर से इंप्रूव होता हुआ आया है। आई मीन आप देखो कंपनी का जो लाइट वेट ज्वेलरी का शेयर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, 18 कैरेट में सब बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रहा है, स्काई गोल्ड खुद भी बोल रहा है 4% से 7% हो गया वॉल्यूम क्या वो, तो उससे भी मार्जिन बढ़ने का चांस है। एक्सपोर्ट कंपनी कह रही है कि 25% लेके जाएंगे और 0.5% ज्यादा मार्जिन होता है एक्सपोर्ट में, तो वो भी आपके लिए मार्जिन एक्रेटिव है। जीएमएल से आपका कॉस्ट सेविंग होगा तो उससे भी आपका बॉटम लाइन में पैट मार्जिन इंप्रूव होगा। बट स्टिल आई मीन इन्होंने सेम गाइडेंस दिया है अभी भी, 4% फॉर FY26 और 4.5% फॉर FY27। बट ठीक है, अभी अगर कंजर्वेटिव भी है और कंपनी इसको आउट परफॉर्म करेगा तो एज अ शेयर होल्डर मेरे लिए वो भी काफी अच्छा है। बाकी चीजें ठीक है, ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखते हैं। डील तो अगर आप देखोगे तो आई मीन वही जो हमने डिस्कस किया था, लिक्विडिटी भी है, 18-20 के बीच का इसका फॉरवर्ड पी है, बिजनेस का ग्रोथ 50-60% के बीच में है, अर्निंग ग्रोथ आपका उससे भी ज्यादा है, और अगर आप पैग रेशियो देखोगे तो आई मीन मैं कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेता हूं तो भी 0.3-0.4 के आसपास का इनका पैग रेशियो बनता है। बाकी वही है, ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखना है। अभी तो चीजें ऑन ट्रैक चल रही हैं, आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।